आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोनो हेलो एल्केन पर चर्चा की थी। मोनो हेलो एल्केन में एल्केन पर जब हम एक हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मोनो हेलो एल्केन मिलता है। तो मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज बच्चों उसी के आगे हम लोग उसके आगे वाले टॉपिक पर बात करेंगे। आज बच्चों हम लोगों को डाई हेलो एल्केन पे चर्चा करनी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। ये बेटा कैसे प्राप्त होते हैं? तो एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग डाई हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केन जैसे फार्मूला होता है CnH2n+2। इस पर अगर हम डाई हैलोजन मतलब डाई हैलोजन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा CnH2n x+2HX। ये बन गया डाई हेलो एल्केन। तो बच्चों डाई हेलो एल्केन ये बना है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या बना? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। बच्चों डाई हेलो एल्केन का फार्मूला अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? CnH2n x2। ये है डाई हेलो एल्केन। बच्चों इसके बाद में अगर हम देखें कि डाई हेलो एल्केन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डाई हेलो एल्केन? बच्चों डाई हेलो एल्केन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। डाई हेलो एल्केन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। डाई हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक में आता है जैम डाई हैलाइड। नंबर एक पर आता है जैम डाई हैलाइड। नंबर दो पे आता है विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड। बच्चों जैम डाई हैलाइड क्या होता है और विक डाई हैलाइड क्या होता है? जैम डाई हैलाइड में क्या होता है? एक ही कार्बन एटम से दो हैलोजन अटैच होते हैं। एक ही कार्बन एटम से, जैसे RCH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H। तो जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जैम डाई हैलाइड। और जब दो निकटवर्ती कार्बन से अटैच हो, किससे अटैच हो? जब दो निकटवर्ती कार्बन से अटैच हो तो उसको हम लोग कहते हैं विक डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? विक डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या है? जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन अटैच होते हैं तो उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड कहते हैं। और जब दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं दोनों हैलोजन एटम तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विक डाई हैलाइड कहते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग इनकी प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? निर्माण की विधियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां।
बच्चों निर्माण इनका कैसे होगा, ये चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्काइंस देखेंगे। एल्काइन से निर्माण। तो अगर हमारे पास में एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पर हमने मान लीजिए HX की रिएक्शन करा दी। किसकी रिएक्शन करा दी? HX की रिएक्शन करा दी। तो ये तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एडिशन, मतलब हाइड्रोजन एटम इन दोनों में से किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एटम किसी एक से जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये बन जाएगा। अब अगर हम पुनः इस पर HX की रिएक्शन करा दें, तो पुनः HX की रिएक्शन कराने पर यहाँ पर मार्कोनी कॉफ रूल लग जाएगा। मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो यानी ये आपका जुड़ जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक एक इधर पहले और एक ही आगे। तो ये कौन सा बना? जैम डाई हैलाइड बना। कौन सा बना? जैम डाई हैलाइड। बच्चों क्या बना? जैम डाई हैलाइड बना। तो एल्काइन पर HX की अपक्रिया करा के आपने क्या बनाया? जैम डाई हैलाइड बनाया। क्या बनाया? जैम डाई। अच्छा, अगर हम यहीं पर एल्कीन ले लें, तो एल्कीन ले लें तो क्या होगा? जैसे मान लो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन लिया और इस पर हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी, X2 की रिएक्शन करा दी। तो दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर या एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X। ये क्या बन गया? ये बना विक डाइहैलाइड। क्या बना? विक डाई हैलाइड। क्या बना? विक डाई हैलाइड बन गया। वो जैम डाई हैलाइड है और ये विक डाई हैलाइड। इसके बाद में अगर हम देखें तो कार्बोनिल से पढ़ लें। कार्बोनिल से, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिक में बात की जाए, जैसे मान लो हमने एल्डिहाइड ही ले लिया। देखिए जरा, ये एल्डिहाइड है, इस पर अगर हमने मान लीजिए PCl5 की रिएक्शन कराई। किसकी रिएक्शन कराई बच्चों? PCl5 की रिएक्शन कराई। PCl5 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। PCl5 को ऐसे लिख लेंगे तो होगा क्या बच्चों? ये आप जो देख रहे हो ऑक्सीजन एटम, ये चला जाएगा इसके साथ में और फाइनली यहाँ से बन के जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3। इसी प्रकार से आप कीटोन से भी रिएक्शन लिख सकते हो बच्चों। किससे लिख सकते हो? कीटोन से भी लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस Cl PCl3। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों होगा क्या? ध्यान देना जरा, ये इतना पार्ट इसके साथ में चला जाएगा और फाइनली बन क्या जाएगा? बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3। तो ये भी क्या बना है? जैम। ये भी क्या बना है? जैम। तो आप लोगों ने देखा कि जैम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड को हम लोग कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए आपको करना क्या होता है? जैम डाई हैलाइड को आप एल्काइन से भी बना सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंडों से भी बना सकते हो। जबकि विक डाई हैलाइड को आपने देखा कि विक डाई हैलाइड को बनाने के लिए आपने क्या किया? एल्कीन ली और एल्कीन पर किसकी रिएक्शन कराई आपने? एल्कीन पर आपने रिएक्शन कराई किसकी? हाइड्रोजन एटम की। एक और बच्चों, एक और तरीके से आप लोग बना सकते हो विक डाई हैलाइड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ग्लाइकाल लेना पड़ेगा। देखिए जरा, ग्लाइकाल ले रहे हैं,
ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल में R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। अब अगर हम इस पर 2HX की रिएक्शन करा दें, किसकी रिएक्शन करा दें? 2HX की, तो हम देखेंगे क्या, हम बच्चों ये देखते हैं कि ये दोनों OH इस H से H2 बना लेंगे और दोनों X यहाँ पर आ जाएंगे, तो बन जाएगा RCH, ऊपर हो जाएगा X, सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर हो जाएगा X। ये बन गया विक डाइहैलाइड। क्या बन गया? विक डाइहैलाइड। तो ये बच्चों हो गई इसकी प्रिपरेशन मेथड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने दो इसमें हमने आपको जैम डाइहैलाइड की बनाने की विधियां बताई और दो हमने विक डाइहैलाइड के निर्माण की विधियां बताई। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर। किस पर बात करेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भौतिक गुण, भौतिक गुण ये होते कैसे हैं? ये मीठी गंध युक्त, ये मीठी गंध युक्त, मीठी गंध युक्त रंगहीन, रंगहीन द्रव, हाँ ये मीठी गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये कार्बनिक विलायकों में विलेय, कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं बच्चों? विलेय होते हैं, विलेय होते हैं, परंतु जल में अविलेय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? अविलेय। ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं परंतु जल में कैसे होते हैं? अविलेय। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे इनके जल अपघटन की। किसकी बात करेंगे? जल अपघटन की। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं जल अपघटन। जल अपघटन, आइए चलिए जल अपघटन देख लेते हैं। जैसे बच्चों मेरे पास में कोई RCH सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X। अब इस पर अगर हम 2KOH की रिएक्शन करा दें, इसकी रिएक्शन करा दें 2KOH की, तो बच्चों होगा क्या? यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से होता ये है कि ये दोनों X इसके के साथ में निकल जाएंगे और दोनों OH एक यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनली बन गया जाएगा बच्चों, इस पर ध्यान देना, फाइनली बन जाएगा RCH OH। एक चीज बता दें बच्चों, कार्बन कभी भी 2 OH नहीं रख सकता है, कार्बन कभी भी 2 OH नहीं रख सकता है, इसलिए ये अपने से क्या करेगा? जल की एक बूंद को निकाल देगा, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन गया? ये तो एल्डिहाइड बन गया भैया, RCHO, कार्बोनिल यौगिक बन गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए RCRX ये है, इसका जल अपघटन करा दें हम 2KOH से, तो इसमें भी बच्चों क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस वही होगा। क्या? देखिए जरा, ये दोनों X चले जाएंगे K के साथ में और ये दोनों आपके जो OH हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे कार्बन से। किससे अटैच हो जाएंगे? X नहीं है यहाँ पर, हाँ ये एक X यहाँ पर, एक X यहाँ पर, इससे अटैच हो जाएंगे।
पॉइंट यक्स क्यों अटैच हुए, यक्स तो निकल गया, ओ एच अटैच हो जाएंगे। एक ओ एच यहाँ पर और एक ओ एच यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, H2O आपका निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा कीटोन RCr डबल बॉन्ड O प्लस H2O, ये बन जाएगा। अरे जब यहाँ माइनस लिख चुके हैं तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया। अब अगर हम विक डाई हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अगर विक डाई हैलाइड लेते हैं RCH ऊपर X सिंगल बॉन्ड CH2 ऊपर X, इस पर और इस पर अगर हम 2KOH की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर ग्लाइकाल मिल जाएगा आपको। भाई ये X चले जाएंगे के साथ में, ये बना लेंगे 2KX और ये बन जाएगा RCH ऊपर हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH2 ऊपर हो जाएगा OH, ये बन गया ग्लाइकाल, ये बन गया ग्लाइकाल। तो आप लोगों ने बच्चों देखा, क्या देखा आप लोगों ने, देखा कि जल अपघटन हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग इसके भौतिक गुण के साथ साथ इसका जल अपघटन को भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है बच्चों, डाइक्लोरोमेथेन एक जैम डाई हैलाइड है। क्यों, क्योंकि डाइक्लोरोमेथेन में दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच होते हैं। तो चलिए कुछ थोड़ी सी बात हम लोग डाइक्लोरोमेथेन पर कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं, डाइक्लोरोमेथेन पर, कि डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH2Cl2 डाई क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन है। यह एक जैम, यह एक क्या होता है, यह एक जैम डाई हैलाइड है, जैम डाई हैलाइड है। बच्चों ये जैम डाई हैलाइड क्यों है, देखो जरा, CHCl तो दोनों Cl एक ही पर्टिकुलर कार्बन से अटैच हुए हैं, इसीलिए क्या है बच्चों, ये जैम डाई हैलाइड है। इसकी बच्चों गंध कैसी होती है, इसकी गंध मीठी होती है, इसकी गंध मीठी होती है। कैसी होती है, मीठी होती है। यह जल में अविलेय है, यह जल में क्या है, अविलेय होता है, ठीक है। इसका प्रयोग विलायक के रूप में होता है, विलायक के रूप में होता है। ये आप समझ लीजिए, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया और चौथा पॉइंट ये हो गया। अगर पूछा जाए कि डाइक्लोरोमेथेन किस प्रकार का हैलाइड है, तो ये जैम डाई हैलाइड है। कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन और वाष्पशील द्रव है, यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये और प्रॉपर्टी इसकी रह गई बच्चों, यह कैसा है, यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी गंध कैसी होती है, मीठी होती है। यह जल में अविलेय होता है और ये खुद विलायक का काम करता है, मतलब कार्बनिक विलायकों के लिए
कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक का काम करता है। अब बच्चों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके उपयोग पर। किस पर बात कर लेते हैं? इसके उपयोग पर। चलिए उपयोग देख लेते हैं। यूजेस, उपयोग। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग एरोसॉल स्प्रे बनाने में इसका उपयोग एरोसॉल स्प्रे बनाने में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग वस्त्रों की छपाई में भी होता है। नंबर 3, यह प्लास्टिक प्लास्टिकों को जोड़ने के काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा जो प्लास्टिक को जोड़ने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें देख लेना लिखा होगा आगे डाइक्लो। तो डाइक्लो और कुछ नहीं है, यही है। तो इसका उपयोग क्या होता है? प्लास्टिक को जोड़ने में भी होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में भी होता है, इसका होता है। अब इसके बाद में बच्चों इसका हम लोग पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्यावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। हाँ तो बच्चों पर्यावरणीय प्रभाव जरा डाइक्लोरोमेथेन का देख लीजिए। डाइक्लोरोमेथेन का पर्यावरणीय प्रभाव पर हम लोग बात करेंगे। डाइक्लोरोमेथेन का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। पर्यावरणीय प्रभाव, ये पर्यावरणीय प्रभाव किसका है? डाइक्लोरोमेथेन का। लिखा है सामान्य क्लोरोहाइड्रोकार्बन में इसका विषाक्त प्रभाव सबसे कम होता है। मतलब विषैला जो प्रभाव होता है इसका वो सबसे कम होता है। इससे ज्यादा विषैले अन्य क्लोरोहाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है और भी अन्य हाइड्रोकार्बन, तो अन्य हाइड्रोकार्बनों की तुलना में इसका विषाक्त प्रभाव सबसे कम है। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। शरीर में यह CO2 में उपापचित हो जाता है। CO2 में उपापचित हो जाता है, जिसका प्रभाव विषैला होता है। इसका प्रभाव कैसा होता है? विषैला होता है। ज्यादा मात्रा में सूंघने पर, इसको ज्यादा मात्रा में अगर सूंघ लिया जाए, सूंघने पर नेत्र तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव डालता है। नेत्र पर, हमारी आंखों पर और हमारे तंत्रिका तंत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए जरा, ये दोनों देख लीजिए। त्वचा के संपर्क में देर तक रहने पर, अगर ये त्वचा के संपर्क में देर तक रहने पर यह त्वचा के वसा ऊतकों को विलय कर लेता है। त्वचा के जो वसा ऊतक होते हैं उनको विलय कर लेता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हाथ में लग जाता है डाइक्लो तो वो वहां पे चिपक जाता है, क्योंकि वसा ऊतकों को अपने में विलय कर लेता है। उसको जब निकालेंगे तो खाल तक निकल जाते हैं। यह फेफड़े यकृत तथा अग्नाशय, जरा बच्चों ध्यान देना, यह कहाँ फेफड़े, यकृत तथा अग्नाशय के कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। कौन सा? डाइक्लो। तो डाइक्लोरोमेथेन आपका बच्चों खत्म हो गया। हम लोगों ने डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है इस पर चर्चा कर ली। डाइक्लोरोमेथेन
के हमने उपयोग पर भी चर्चा की और इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर भी चर्चा की। बच्चों डाइक्लोरोमीथेन हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब बच्चों हम बात करेंगे ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न की, एल्केनों के ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न की। तो ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न क्या हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न क्या होते हैं? एल्केनों के ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न का मतलब है एल्केन के जब 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हैलोजन परमाणु द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त व्युत्पन्नों को ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न कहते हैं। मतलब डाइक्लोरो मतलब एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग डाई क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। और ट्राई हेलो एल्केन किसे कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या है? एल्केनों के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों को, एल्केनों के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एल्केन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2 होता है। तो इससे आपको क्या करना है? इससे 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, तो हो जाएगा CnH2n-1 और 3 हैलोजन लगा देना है। तो ये हो गया बच्चों किसका फार्मूला? ट्राई हेलो एल्केन का। किसका फार्मूला हो गया बच्चों? ये ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन का फार्मूला हो गया। तो बच्चों अगर आपसे पूछा है कि ट्राई हेलो एल्केन किसको कहते हैं, तो आप बताओगे कि एल्केनों के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर ट्राई हेलो एल्केन में हम लोगों को मुख्य रूप से जो अध्ययन करना है, ट्राई हेलो एल्केन में कौन से ट्राई हेलो एल्केन का मुख्य रूप से अध्ययन करना है, तो मुख्य रूप से हमें क्लोरोफॉर्म का अध्ययन करना है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म। आप समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों क्या? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ साथ जैसे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है बिल्कुल सेम उसी टाइप की ब्रोमोफॉर्म की भी है, ब्रोमोफॉर्म की भी है, और ठीक वैसी ही सेम रिएक्शन आयोडोफॉर्म की भी है। ये तीनों बिल्कुल सेम रिएक्शन है। तो इसमें आपको किसी एक को अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस में क्लोरोफॉर्म मुख्य रूप से है, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म पर ही चर्चा करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म हमारा इसका सबसे अच्छा टॉपिक है, तो हम लोग सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पर ही चर्चा करेंगे।